हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे सीडीपी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि आपका समाजीकरण यानी कि सोशलाइजेशन है। ये जो टॉपिक है वो इतना इम्पॉर्टेंट है, आपके हर सीटेट के एग्जाम में 2 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं इसी टॉपिक से। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिएगा ताकि आपके 2 नंबर यहाँ से कन्फर्म हो जाए। ठीक है, और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो क्लासेस आपकी चलने वाली है आपके एग्जाम तक चलने वाली, जब तक आपका सीटेट का एग्जाम नहीं हो जाता। ठीक है, तो क्लास को जो है बहुत ध्यान से देखिएगा। देखते हैं कि समाजीकरण यानी कि जो सोशलाइजेशन ये है क्या, इसकी क्या परिभाषा है, कौन कौन से मनोवैज्ञानिक ने इसको जो है अच्छे ढंग से बताया, अच्छे से परिभाषित किया, तो उसको देखते हुए चलते हैं। ठीक है, बात करें समाजीकरण की, तो समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति समाज के विभिन्न व्यवहार, रीति रिवाज, विभिन्न प्रकार की गतिविधियां आदि सीखता है, जो कि व्यक्ति के पूरे जीवन तक चलती रहती है। यानी जो समाजीकरण होता है बच्चे का, वो जो है समाज में रहते हुए उसके जो समाज में सभी व्यक्तियों के साथ रहता है व्यक्ति। ठीक है, तो वहाँ पे उनके व्यवहार, जो आपस में एक दूसरे का जो व्यवहार है, उससे जो रीति रिवाज हो, जो विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ होती हैं समाज के अंदर, उनसे बच्चा जो है सीखता है सब चीज़ों को। ठीक है, बच्चा देखता है कि एक दो लोग जो है एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, जो रीति रिवाज चली आ रही हैं सदियों से, उनको देखता है, समझता है। ठीक है, जो गतिविधियाँ होती हैं जो समाज में, उन सभी चीज़ों को बच्चा देखता है और सीखता है। और ये जो प्रक्रिया है वो व्यक्ति के पूरे जीवन तक चलती रहती है। जब से व्यक्ति जो है जन्म लेता है तब से लेकर जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती, तब तक जो है ये सारी प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। ठीक है, अब देखते हैं, एक मनोवैज्ञानिक है रास के अनुसार उन्होंने समाजीकरण को कैसे परिभाषित किया है, ये देखते हैं कि उन्होंने, इनका कहना है कि समाजीकरण सहयोग करने वाले व्यक्तियों में हम की भावना का विकास करता है और उनमें एक साथ कार्य करने की इच्छा तथा क्षमता में वृद्धि करता है। रॉस जो हैं, उनका कहना है कि जो समाजीकरण है यह सहयोग करने वाले व्यक्तियों में हम की भावना का विकास करता है। ठीक है, हम की भावना का मतलब ये होता है कि एक साथ कई लोगों को जोड़ के चलता है। ठीक है, जैसे हम अपने आपको जैसे कहते हैं कि मैं यह काम कर सकता हूँ। ठीक है, तो वहाँ पे ये चीज़ होता है कि हम सिर्फ एक व्यक्ति की बात हो रही, एक व्यक्ति ये काम कर लेगा। ठीक है, और जहाँ पे हम अपने आप को अपने आप के साथ जो है हम की भावना यानी हम शब्द का यूज करते हैं, वहाँ पे ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे साथ कई लोग हैं। ठीक है, हम जो है ये एक ऐसा शब्द ही है जो कई लोगों को जोड़ के रखता है। ठीक है, तो उनका कहना है कि जो समाजीकरण है ये सहयोग करने वाले व्यक्तियों में हम की भावना का विकास करता है और उनमें एक साथ कार्य करने की इच्छा तथा क्षमता में वृद्धि करता है। जो हम शब्द ही है, जो हम शब्द है, ये ही अपने आप में एक जो है सभी कई लोगों को जोड़ के रखता है। इसको यूज करने पे ही हम समझ सकते हैं कि इसमें कई सारे व्यक्ति शामिल हैं। ठीक है, तो ये हम की भावना का विकास करता है जो समाजीकरण है। ठीक है, क्योंकि समाज में रहता है व्यक्ति, अगर कहता है कि हम ये काम कर सकते हैं, कहने मतलब कि वो खुद तो कर ही सकता है, साथ में और लोग भी ये काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम की भावना होता है। इनमें जो है एक साथ कार्य करने की क्षमता और इच्छा जो है, इच्छा में वृद्धि होती है। ठीक है, समाजीकरण समाज का मतलब ही होता है कि ऐसा स्थान जहाँ पे कई सारे व्यक्ति एक साथ एक समूह में रह के कार्य करें, एक्टिविटीज़ करें, गतिविधियाँ करें, जो रीति रिवाज हैं उनको जो है निभाएं, पूरा करें, वही आपका समाज होता है। ठीक है, अब देखते हैं टेलफोर्ड के अनुसार कि उनका क्या कहना है। टेलफोर्ड कहते हैं कि समाजीकरण की प्रक्रिया शिशु के दूसरे व्यक्तियों के साथ प्रथम संपर्क से आरंभ होती है और आजीवन चलती रहती है। टेलफोर्ड का कहना है कि जो समाजीकरण की प्रक्रिया है, जब एक बच्चा जन्म लेता है, ठीक है, और सबसे पहले अगर किसी व्यक्ति के संपर्क में आता है, तो सबसे पहला जो संपर्क होता है वहीं से आरंभ हो जाती है और उसके जीवन आजीवन तक, यानी कि जब तक उसका जीवन होता है तब तक चलती रहती है। ठीक, कोई व्यक्ति है जब जन्म लेता है, जब वो उन चीज़ों को समझने लगता है और किसी दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आता है, चाहे उसकी खुद की माँ ही क्यों ना हो, तो वहाँ से उसके जो है समाजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ये टेलफोर्ड के अनुसार है। ठीक, तो वो देखते हैं। अब देखते हैं समाजीकरण की प्रक्रिया के कारक कौन कौन से हैं। ठीक है, समाजीकरण व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है।
व्यक्ति उन सभी व्यक्तियों, समूहों तथा संस्थाओं से कुछ न कुछ अनुभव प्राप्त करता है, सीखता है, जिनके की वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संपर्क में आता है। ठीक है, जो समाजीकरण की प्रक्रिया है वो व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर चलती रहती है, कभी रुकती नहीं है, क्योंकि व्यक्ति समाज में ही रहता, कभी अकेले नहीं रहता। ठीक है, तो ये जो है जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है, और व्यक्ति उन सभी व्यक्तियों और समूहों तथा संस्थाओं से कुछ न कुछ अनुभव प्राप्त करता रहता, सीखता रहता है, जिससे कि वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संपर्क में आता है। ठीक है, अगर कोई भी व्यक्ति है, किसी व्यक्ति के चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से संपर्क में आए चाहे अप्रत्यक्ष रूप से संपर्क में आए, उन सभी व्यक्तियों से, उन सभी चीज़ों से व्यक्ति सीखता रहता है, कुछ ना कुछ चीज़ें जो है वो सीखता रहता है। ठीक है, और ये जो प्रक्रिया है वो व्यक्ति के जन्म से लेकर, जब से जन्म होता है, व्यक्ति एक दूसरे के संपर्क में आता है, तब से प्रारंभ हो जाती है, और उसके जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती, मृत्यु नहीं हो जाती, तब तक ये प्रक्रिया चलती रहती है। ठीक है, प्रक्रिया तब तक चलती रहती है। अब देखते हैं कारक कौन कौन से हैं। तो पहला जो कारक है वो है पालन पोषण, दूसरा है सहयोग, जो कि सहयोग की भावना हर समाज में होती है, सामाजिकरण की एक प्रक्रिया का एक जो अंग है। तीसरा है अनुकरण, यानी कि सीखना, अडॉप्ट करना, और चौथा है पुरस्कार एवं दंड। पहला कारक है पालन पोषण, इसको डिटेल में देख लेते हैं कि जो पालन पोषण है यह बच्चे को अत्यधिक प्रभावित करती है। यदि प्रारंभ में बच्चे की देखभाल ठीक ढंग से नहीं हो पाती तो उसे सदैव अनेक अभावों का सामना करना पड़ता है और बच्चा समाज में समायोजन नहीं कर पाता। सिंपल सी बात है, अगर कोई बच्चा है वो जो है किसी घर में पैदा होता है और उसका जो है उसके माता पिता के द्वारा उसका पालन पोषण सही से नहीं होता, सही ढंग से नहीं होता है ठीक है, तो वो जो बच्चा है वो जो है पालन पोषण के अभाव में बहुत सारी चीज़ें वो नहीं सीख पाता है और बच्चा समाज में समायोजन नहीं कर पाता है। ठीक है, और वो उसको जो है हर समय जब तक जो है वो उसकी वो सारी चीज़ें अडॉप्ट नहीं कर लेता, सीख नहीं जाता, तब तक उसको उन अभावों का सामना करना पड़ता है। तो बच्चा जब सबसे ज़रूरी चीज़ होती है पालन पोषण, अगर बच्चे का पालन पोषण ही नहीं हो पाता सही ढंग से, तो बच्चे का जो शारीरिक मानसिक विकास वो नहीं हो पाता, और इस वजह से बच्चा जो है वो समाजीकरण का जो है जो प्रक्रिया होती है उसमें जो है कई अभावों को जो है कई जो अभाव होते हैं जिनको वो नहीं उसको नहीं मिल पाता है पालन पोषण के दौरान, उसको जो है सामना करना पड़ता है उसको पूरी जिंदगी। ठीक है, तो ये पालन पोषण जो है वो माता पिता के द्वारा एक बच्चे का जो है पालन पोषण होना बहुत ही ज़रूरी होता है, जो कि एक सामाजिक प्रक्रिया, समाजीकरण की जो प्रक्रिया होती है उसका एक अभिन्न अंग होता है, उसमें बहुत ही मदद करता है। ठीक है, तो पहला होता है पालन पोषण। दूसरा है सहयोग। सहयोग जो है वो समाजीकरण की प्रक्रिया वस्तुतः सहयोग पर आधारित है। जो समाजीकरण की प्रक्रिया होती है, सिंपल सी बात है, व्यक्ति जो समाज में रहेगा तो समाजीकरण की प्रक्रिया तभी होगी जब बच्चा या कोई भी व्यक्ति एक दूसरे को जो है सहयोग करेगा। ठीक है, तो ये जो प्रक्रिया है ये सहयोग पर आधारित है। समाज की सहयोगी भावना व्यक्ति को सामाजिक बनने में सहयोग देती है। जब बालक अपने साथ लोगों का सहयोग पाता है तो वह भी दूसरे के साथ सहयोग करने लगता है। जब बच्चा देखता है, ठीक है, एक दूसरे को व्यवहार देखता है कि जो लोग हैं एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं और उसको भी उनके द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा हेल्प मिलती है, सहायता मिलती है, तो वो भी सहायता करने के लिए जो है सहयोग, एक दूसरे का सहयोग करने के लिए सोचता है और करता भी है। क्योंकि एक बच्चा जो होता है वो जब समाज में चीज़ें देखता है सबसे पहले अनुकरण करता है, उसके बाद ही वो प्रक्रिया करता है। ठीक है, तो ये सहयोग की भावना बच्चा जो है समाजीकरण के माध्यम से ही सीखता है। नेक्स्ट है अनुकरण। अनुकरण जो है बालक के समाजीकरण में अनुकरण का बहुत अधिक महत्व होता है, क्योंकि आरंभ से ही बालक दूसरों का अनुकरण करके अनेक बातों को सीखता है और समाज का एक अहम हिस्सा बन जाता है। सिंपल सी बात है कि अनुकरण जो है बहुत ही ज़रूरी होता है। जब बच्चा समाज में रहता है, बहुत सारे लोगों के साथ बैठता है, रहता है उनके साथ, ठीक है, उनके चीज़ों को अनुकरण करता है, देखता है, ठीक है, सीखता है, उसके बाद वही चीज़ें वो खुद से भी अप्लाई करता है। ठीक है, चाहे घर में हो, चाहे बाहर हो, समाज में हो, चाहे विद्यालय में हो, कहीं भी हो। अगर घर में भी सिंपल से देखते हैं बच्चों को कि जैसा हम बिहेवियर हमारा होता है, जैसे हम बिहेव करते हैं, जैसा हमारा व्यवहार होता है घर के अन्य सदस्यों के प्रति, वैसा ही बच्चा सीखता है और वैसे ही चीज़ें वो करता भी है। तो ये जो अनुकरण की भावना है बच्चा जो है समाज में रह के ही सीखता है, और ये जो है अनुकरण करने की जो प्रक्रिया है वो समाजीकरण की प्रक्रिया से आरंभ होती है। ठीक है, ये थर्ड हो गया। फोर्थ देखते हैं पुरस्कार एवं दंड। जब बालक समाज के
अनुरूप कार्य करता है तो उसे समाज के लोगों के द्वारा प्रशंसा मिलती है, और यदि बालक समाज के प्रतिकूल कार्य करता है तो उसे समाज के द्वारा दंड भी मिलता है। जो पुरस्कार एवं दंड, ये जो है बहुत ही अहम कारक है सामाजिकरण की प्रक्रिया का। ठीक है, इसमें जो है बच्चा अगर गलतियां करता है तो सीखता भी है। ठीक है, जब गलतियां करता है उसको दंड मिलता है तो वो सोचता है कि नहीं, ये गलती नहीं करनी चाहिए, ये गलत है, तो वो उसमें सुधार लाने की कोशिश करता है। और बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो वो करता है तो उसमें उसको प्रशंसा भी मिलती है। ठीक है, तो वहीं पे उसको एक सीख मिल जाती है कि अच्छा करने पे अच्छा करना चाहिए कि गलत करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अच्छा करने पे उसे प्रशंसा मिलती है, उसे पुरस्कार दिया जाता है, और गलत काम करने पे उसे दंड भी दिया जाता है। तो बहुत सारे बच्चे यहीं से सीख जाते हैं कि उसे अच्छा काम करना है या फिर गलत काम करना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पुरस्कार एवं दंड। नेक्स्ट देखते हैं समाजीकरण का प्रकार। समाजीकरण जो है वो कितने प्रकार के हैं। तो समाजीकरण के जो बच्चे में समाजीकरण की प्रक्रिया होती है उसमें दो तरह की एजेंसियां काम करती हैं। एक होता है सक्रिय एजेंसी और दूसरा होता है निष्क्रिय एजेंसी। ठीक है, ये दो जो है एजेंसियां हैं वो समाजीकरण की जो प्रक्रिया होती है उसमें बहुत काम करती हैं, बहुत अहम भूमिका निभाती हैं। तो इनको डिस्कस कर लेते हैं। पहला है सक्रिय एजेंसी। इसमें बच्चा सक्रिय रहता है और इसका प्रभाव बच्चे पर सीधा पड़ता है। सक्रिय का मतलब ही वो जो है एक्टिव रहना। ठीक है, इसमें बच्चा क्या है, वो एक्टिव रहता है चीज़ों को सीखने के लिए। ठीक है, और इसका प्रभाव बच्चे पर सीधा सीधा पड़ता है। जब बच्चे चीज़ों को सीखेगा, अनुकरण करेगा, समाज में हो रही जितनी भी गतिविधियाँ हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, उनको देखता है, सीखता है। ठीक है, जब वो एक्टिव रहता है तब वो सीखता है चीज़ों को। ठीक है, अब जब वो सीखता है तो उसका प्रभाव सीधा सीधा उसके बच्चे पर भी पड़ता है, बच्चे के बिहेवियर पर पड़ता है, उसके व्यवहार पर पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सक्रिय एजेंसी। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ कि परिवार, दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार, स्कूल, स्वास्थ्य, क्लब आदि ये जो हैं आपकी सक्रिय एजेंसियाँ हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि जो इनमें से कौन सी एक जो है सक्रिय एजेंसी नहीं है या फिर सक्रिय एजेंसी है। इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो परिवार होता है, दोस्त होते हैं, जो बच्चे के पड़ोसी होते हैं, जो रिश्तेदार होते हैं, जो स्कूल होता है, जो स्वास्थ्य क्लब होता है, ये आपकी सक्रिय एजेंसी में आती है। यहाँ से आपका ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है निष्क्रिय एजेंसी। इसमें बच्चा निष्क्रिय रहता है, इसका बच्चे पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, जहाँ पे बच्चा चीज़ों को सीखे ना, अपने आप में मगन रहे। ठीक है, किसी दूसरे व्यक्ति से कोई मतलब ही नहीं है, बिल्कुल अकेला रहना चाहता हो, वहाँ पे जो है वो बच्चे पर उसका जो है प्रभाव सीधा सीधा नहीं पड़ता। यानी बच्चा जब कोई भी चीज़ सीखेगा नहीं, अनुकरण करेगा नहीं, तो उसका सिंपल सी बात है कि उसका प्रभाव कोई नहीं पड़ेगा। ठीक है, बच्चा जो है बिल्कुल निष्क्रिय रहता है। जैसे कि पुलिस स्टेशन, सार्वजनिक स्टेशन, पुस्तकालय, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट आदि ये जो है आपके निष्क्रिय एजेंसी के अंतर्गत आती हैं। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, कहीं आपका सक्रिय एजेंसी पूछ लेगा, कहीं निष्क्रिय एजेंसी पूछ लेगा। तो ये 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। नेक्स्ट है समाजीकरण की इकाइयाँ। समाजीकरण की इकाइयों से एक क्वेश्चन बनता है, तो इसको भी ध्यान से देखेंगे। सबसे पहली जो समाजीकरण की इकाई है वो है आपका परिवार। परिवार में जो है देख लेते हैं कि परिवार से ही बालक का सबसे पहले सामाजिक जो विकास वो प्रारंभ होता है, इसलिए इसे समाजीकरण की पहली इकाई माना जाता है। एक क्वेश्चन बनता है कि समाजीकरण की पहली इकाई हम किसे कहते हैं, तो वो होता है आपका परिवार। एक ही क्वेश्चन जो है यहीं से पूछा जाता है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा पूछा जाता है परिवार से। ठीक है, जो परिवार है वो समाजीकरण की कौन सी इकाई है, प्रथम या द्वितीय, इस तरीके से पूछा जाता है। या फिर ऐसे पूछ लेगा कि समाजीकरण की पहली इकाई किसे कहते हैं, परिवार, विद्यालय, स्कूल या फिर खेल का मैदान, इस टाइप के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। नेक्स्ट दूसरी जो इकाई है वो है आपका विद्यालय। विद्यालय में बच्चा एक साथ आपस में सहयोग, कर्तव्य निष्ठा, स्नेह से सीखता है और समायोजन करता है। ठीक है, विद्यालय में जो बच्चा है वो आपस में सहयोग करने की उसकी भावना आ जाती है, कर्तव्य निष्ठा, स्नेह से जो है रहने की जो भावना है उसमें आ जाती है, क्योंकि विद्यालय में बहुत सारे बच्चे होते हैं, अलग अलग घरों से होते हैं, अलग अलग जाति के होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे बच्चा जो है आपस में एक साथ रहना सीखता है, आपस में जो है सहयोग करना सीखता है। ठीक है, जो है एक दूसरे के साथ जो है स्नेह से रहना सीखता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है विद्यालय में बच्चा सीखता है। नेक्स्ट है अध्यापक। अध्यापक जो है, एक अध्यापक का बच्चे के सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है। बच्चा अध्यापक को अपना आदर्श मानता है तथा उनके आदर्शों का अनुकरण करने
या सीखने की कोशिश करता है। ठीक है, जो अध्यापक होते हैं, बच्चा स्कूल में जाता है तो वहाँ पे टीचर्स को देखता है। ठीक है, और जैसा व्यवहार टीचर करते हैं बच्चों के साथ, वैसे ही चीज़ें जो है बच्चा सीखता है। इसीलिए जो अध्यापक है वो अपना आदर्श जो है, अपने आप को जो है आदर्श रूप में रखते हैं, अच्छे जो है विचार रखते हैं बच्चों के प्रति, अच्छे अच्छे जो विचार है उनको देते हैं, अच्छी कहानियाँ सुनाते हैं, ताकि जो है बच्चा उनके अध्यापक से ही सीखे। ठीक है, क्योंकि बच्चा वहाँ पे छोटा होता है, वो जैसे अध्यापक कहेगा, जैसा टीचर कहेगा, जैसी एक्टिविटीज़ वो करेंगे वैसा ही बच्चा सीखेगा। ठीक है, तो ये होता है एक अध्यापक, और ये जो है वो बच्चे के सामाजिक विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, जो टीचर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है खेल का मैदान और खेल। खेल का मैदान, खेल और खेल का मैदान बालक का निर्माण स्थल माना जाता है। यहाँ बालक के शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास भी एक साथ होता है। खेल के मैदान में बालक में सहयोग की भावना का विकास होता है। ठीक है, सिंपल सी बात है, जो खेल का मैदान होता है उसमें बच्चे जो हैं कई वर्ग को होते हैं, कई घरों से होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आपस में सहयोग करने की भावना होती है, और खेल के साथ साथ जो बच्चे का शारीरिक विकास है वो तो होता ही होता है, साथ में मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास भी साथ साथ होता रहता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका खेल का मैदान। नेक्स्ट जो पूछा जाता है एग्जाम में कि परिवार जो है प्रथम एजेंसी, एक क्वेश्चन बनता है कि जो परिवार वो प्रथम एजेंसी तथा विद्यालय, पास पड़ोस, खेल का मैदान तथा मीडिया जो है ये द्वितीय एजेंसी या द्वितीय संस्था के रूप में जानी जाती हैं। यहाँ से 2 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। एक पहला बनेगा कि जो परिवार है वो प्राथमिक एजेंसी, यानी कि जो प्रथम जो इकाई मानी जाती है वो है परिवार, और दूसरी जो है वो है विद्यालय, पास पड़ोस, खेल का मैदान तथा मीडिया, ये जो है द्वितीय संस्था के रूप में मानी जाती है। ठीक है, प्राथमिक एजेंसी में परिवार माना जाता है, या प्राथमिक संस्था जो होती है वो परिवार माना जाता है, दूसरा जो है वो ये सारे माने जाते हैं। ठीक है, तो 2 नंबर के क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करनी थी हमें आज की क्लास में। आई होप कि आप सबको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।